हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर। और आज आप शिवा मैम के साथ में आगे बढ़ेंगे कक्षा 7 के अध्याय 5 में। ठीक है, शासक और इमारतें। तो उससे पहले एक काम देख लेते हैं हम लोग। पिछली क्लास में जो हमने कुछ सीखा था, पढ़े थे। ठीक, पिछले क्लास में हमने देखा था कि मुगल जो सत्ता थी, मुगल शासन था, और किस तरह से उनका आरंभ होता है, शुरुआत होती है। तो मुगल सत्ता आरंभ होती है आपका बाबर से। बाबर क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट जो सल्तनत सुल्तान होता है इब्राहिम लोधी, उसको हराकर, ठीक है, उसको पराजित करवा दिल्ली पर अपना दिल्ली और आगरा पर शासन करना शुरू कर देता है। ठीक है, आपका बाबर। एंड उसके बाद में बाबर के बाद में हम यहाँ देखते हैं कि बाबर जो फरगना में जो उत्तराधिकारी जो होता है, उससे पहले वह 12 वर्ष की आयु में होता है। फिर वह काबुल, फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ता है प्रथम। ठीक है, जिसमें वह इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है ना, उसी युद्ध में। एवं हम देखते हैं कि मुगल शासन के मुगल सत्ता में उसके बाद में उसका पुत्र हुमायूं आता है। उसके बाद में उसका पुत्र कौन आता है, अकबर आता है। ठीक है ना। फिर अकबर जो है, उन्होंने मुगल जो सत्ता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका विकास किया, मतलब उसको फैलाया पूरे वतन में, पूरे देश में। ठीक है, अच्छे तरीके से। और उस समय में लोगों में मुगल का एक अच्छा ही प्रभाव देखा गया था। ठीक है, एक अच्छी ही, मतलब एक इमेज अच्छी थी मुगलों की उस समय जनता प्रजा के बीच में। ठीक है, क्योंकि वो कारण क्या था, क्योंकि जो मुगल सम्राट जो थे, जो अकबर था, उसने एक अच्छी मतलब जो एक नीति रखी थी कि जो युद्ध जो करते थे वे लोग, जो हार जाते थे उनसे, मुगलों से, तो वो उनको सत्सम्मान सहित उनको सारा वतन वगैरह सब कुछ वापस दे देते थे। वतन की जागीर उनको वापस दे देते थे, और उनके साथ में दुर्व्यवहार भी नहीं करते थे। ठीक है, तो यही सब कारण था। और भी उसके अच्छी अच्छी जो नीतियां थी आपके क्या बोलते हैं, इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। ठीक है, फिर आपको सुलह कुल की रीति अपनाई थी, चलाई थी। ठीक है, तो यहाँ सब जो थे, तो इस कारण से और भी ज्यादा लोगों में मुगल का सत्ता का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी इमेज के तौर पे मतलब बढ़ गया था। ठीक है, तो फिर हम और देखते हैं कि उसमें मनसबदार की व्यवस्था थी, जागीरदार की मनसबदार और जागीरदार की व्यवस्था थी। मनसबदार वो होते थे, सरकारी हैसियत वाले होते थे। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था आपका जो जब प्रणाली हुई थी, जो आपका दिल्ली सल्तनत में, उससे पहले के चैप्टर में हम देखे एकता प्रणाली भूमि का। ठीक है, तो वही अब मुगल काल में क्या हो जाती है, जब प्रणाली भी होती है यह भूमि को, जिसमें राजस्व उन लोग इकट्ठा करते थे। ठीक है, सेना के मुगल के अधिकारी लोग, मतलब मुगल के मनसबदार अधिकारी लोग। ठीक है, और फिर हम मुगल काल का परिवर्तन काल देखते हैं, मुगल काल में हम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही औरंगजेब सत्ता को हाथ में ले लेता है, औरंगजेब आपके शाहजहां से सत्ता जैसे ही हाथ में ले लेता है, वैसे ही मुगलों में कई मुगल सत्ता में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन मुगल मुगल के लिए सही नहीं रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेन देखा जाए ना, तो मुगल काल के मेरे हिसाब से भी, मैंने जो चैप्टर में देखा समझा, तो मुगल काल में मुगल सत्ता में जो परिवर्तन का और का जो मेन कारण था ना, वह था क्या, आपकी औरंगजेब की नीतियां, औरंगजेब का जो व्यवहार था लोगों के प्रति। ठीक है, तो वो वह बहुत बड़ा कारण बना है। और उसकी खुद की भी नीतियां थी। ठीक है, जिस कारण से पतन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास में देख लेते हैं। आज की क्लास देखते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले एक और नीति थी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नीति थी मुगल काल में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, एक थी कि जो मुगल काल था, उस समय क्या थी, जिसके हमने जो महाजनपद पढ़ा था, महाजनपद में हमने देखा था चंद्रगुप्त वगैरह, बिंदुसार, फिर हर एक वंश के बारे में पढ़ा, तो उसमें कैसे सत्ता थी, पिता के बाद पुत्र लोग बैठ जाते थे, है ना। किंतु जब ये मुगल काल आई है ना, मुगल काल में है, तो इसमें यह परंपरा नहीं है। इसमें इसमें यह नीति सत्ता के लिए उत्तराधिकारी के लिए नहीं है। इसमें क्या नीति अपनाई गई थी मुगलों ने, सहायता याद की। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि मुगल जो आपकी जो सत्ता थी, जो उत्तराधिकारी थी, वो लोग क्या करते थे, अपने पुत्र में बराबर में बांट देते थे। ठीक है, उत्तराधिकारी की जो प्रथा थी ना, सहायता याद की, तो उसमें क्या करते थे, विभाजन कर देते थे समस्त पुत्र में बराबर बराबर। ठीक है, तो इन मुगलों में ये रूल नहीं था कि पिता के बाद उसका जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, वो गद्दी पर बैठेगा, फिर उसके बाद में उसका जो वो होगा वो बैठेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रथा मुगलों में नहीं थी। ठीक है, और दूसरी ये चीज थी कि जो मुगल आए थे, तो इन्होंने बहुत सारे जो मेन मेन जो
जो प्रशासन में जो एक नीति निकाली थी, जो थी दाग व्यवस्था, जो दाग प्रणाली होती है ना घोड़ों पर, तो घोड़ों में दाग व्यवस्था प्रणाली निकाली थी, और सैनिकों के लिए क्या निकाला था, पंजीकरण की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो यहाँ भी तो व्यवस्था बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इन लोगों ने फिर इनका जो प्रशासन था, जो जिस तरीके से बटे हुए थे इनके, तो प्रांतों को उन्होंने सूबे में बांटा, फिर सूबों को उन्होंने मंडल में भी बांट बांट देते थे। ठीक है, बांटे गए थे। अ, और तो पिछली कक्षा में कुछ इम्पोर्टेंट तो ये है, और भी बहुत सी चीजें हैं, तो आप पिछला वीडियो एक बार देखकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अंडरलाइन इतना करना है कि कौन सा स्थापत्य किसने बनवाया और कब बनवाया था। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है चित्र नंबर 1। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब जो कुतुब मीनार है, ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया था। यह आपका पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए एक बार हम काम करते हैं कि चित्र नंबर 1 देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। यह आपका चित्र नंबर 1 है, और यह जो चित्र है आपका कुतुब मीनार का चित्र है। ठीक है, ये देखिए आपका, ये शायद ये आपका, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। ठीक है, ये जो होल दिए गए हैं ये सब यहाँ पर, ये सारे क्या है, और ये किस कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ भी हम देख लेंगे। चलें पढ़ते हैं। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। ठीक है, यहाँ हमें यह बताया जा रहा है कि जो छज्जा है ना, जो छज्जा हमने देखा है नीचे में, छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा, ठीक है, निर्मित नमूने बनाए गए हैं, एवं उस छज्जे के नीचे जो अभिलेख हैं 2 पट्टियों वाले, उस पर अभिलेख जो है वह कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में है। ठीक है, तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, यह भी आपका पीटी के हिसाब से जरूरी है। ठीक है, कि जो कौन सी आकृतियां हैं, ज्यामितियां, और छोटे जो मेहराब बने हैं छज्जे के नीचे में, वह ज्यामितियां के आकार की हैं, और एवं उस छज्जे के नीचे जो 2 पट्टियां हैं, ठीक है, पट्टियों पर ही अभिलेख किसमें है, अरबी भाषा में है। ठीक है, यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, यहाँ भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। अब जो यहाँ जो मीनार बनी है उसका हिस्सा किस तरह का है, बाहरी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा नहीं, अंदरूनी हिस्सा नहीं, बाहरी हिस्सा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो वह हिस्सा आपका घुमावदार है, ठीक है, और कोणीय भी है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जरूरी है क्वेश्चन। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। अब जिस तरीके से हमने देखा है ना आपका ये अभी कुतुब मीनार जिस सुंदर ढंग से बनाया गया है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा परिशुद्धता की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, मतलब कि अपने काम में सफाई बहुत अच्छी तरह से, निपुणता निपुणता कहते हैं ना, निपुण होने चाहिए अपने कार्य में। तो उस तरह की आवश्यकता यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। जो बेस्ट जो कारीगर होते थे ना, सबसे बढ़िया जो ये सब बनाने में जो एक्सपर्ट होते थे, तो वही सब इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। ठीक है, तो छोटे छोटे मेहराब, ठीक है, ये छोटे छोटे मेहराब, ठीक है, छज्जे के नीचे में, और ये 2 पट्टियां है ना, ये 2 छोटे छोटे मेहराब यहाँ पे देख रहे हैं सब, और इसके नीचे में ये जो है ना, या ये जो लिखी गई है, कौन सी भाषा में लिखी गई, अरबी में लिखी गई है। ठीक है, इसी के बारे में हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसको अच्छी तरह से देख लो। देखिए माइंड में भी चित्र चित्र देख के माइंड में भी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सवाल अगर आता है तो आप इसको, ये फोटो या तस्वीर आपको याद रहेगी, तो आप अच्छे से सवाल बना पाओगे। ठीक है, चलिए। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में राजा ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की जो इमारत थी ना, तो उसमें क्या होता था, सुरक्षित, ठीक है, उसमें सुरक्षित सुरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले थे। ठीक है, महल तथा मकबरे भी थे पहली वाली में।
ठीक है। पहली तरह के जो बनते थे इमारतें, उसमें महल बनते थे, मकबरे बनाए गए थे, ठीक है, और किले भी बनाए गए थे, ठीक है। एवं जो दूसरी तरह के, जो दूसरी श्रेणी में जो स्थापत्य आते थे, वे क्या आते थे? आपके मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी बनाई जाती थी। किसके लिए? जनता के उपयोग के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। तो आ रहा ना समझ में आपको? जो दूसरी तरह के श्रेणी में जो स्थापत्य बनते थे, भवन वगैरह बनते थे, निर्माण होते थे, वह आपके कुएं बनते थे, मंदिर बनते थे, मस्जिद, हौज, सराय, बाजार जैसी चीजें बनते थे, और किसके लिए? जनता के उपयोग की इमारतें ये सब थी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। अब राजा से सभी लोग अपेक्षा करते थे कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करें, उनकी सुने, ठीक है। प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। अब राजा लोग जब बनाएंगे प्रजा के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बनाएंगे तो उनको प्रशंसा पाने की कहीं ना कहीं तो उम्मीद रहेगी ना राजाओं को। बहुत लोग दिखावे के लिए करते कि देखो हमने राजा लोग बना देते थे पहले हमारी प्रजा के लिए। बहुत लोग, सच में राजा लोग जो बहुत अच्छे होते थे, तो वे लोग अपनी जनता की भलाई के लिए उनकी उनकी प्रॉब्लम को समझकर कई सारे ऐसे निर्माण करवाए गए थे जिससे प्रजा का भला हुआ है, ठीक है, जिनसे उनको बहुत सुविधा हुई थी प्रजा को, ठीक है ना। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे, ठीक है। वे मंदिर, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, ठीक है। परंतु घरेलू स्थापत्य जो थे, व्यापारियों की विशाल हवेलियों की अवशेष 8वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तथा निर्माण कार्य अब हम देख लेते हैं। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की तहतीरों अथवा एक पत्थर की पाटियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है, ठीक है। अब तक हम यह देख लेते हैं कि जो हमारे जो हम जो स्मारक वगैरह जो बनाते हैं, भवन वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें जो छत का जो बनाने का जो तरीका है, ठीक है। आपकी चारों दीवारों के आर पर लकड़ी रख देते हैं ना, तो उसे पाट देते हैं पत्थरों से, फिर उसके ऊपर में छत बना देते हैं। यह कार्य आपको उसमें बहुत कठिन हो जाता है जब हमें बहुत बड़ा विशाल, मतलब कि एक कक्ष का निर्माण करना है, यानी कि एक रूम का निर्माण जब करते हैं, बहुत बड़ा रूम होता है, तो उस वक्त इस तरह का कार्य करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें और अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है, ठीक है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ तहतीर रखकर बनाए जाते थे, ठीक है। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। अब अब इस पूरे चैप्टर में अभियांत्रिकी कौशल में जो मेन है, आप वहाँ यह मेन जो यहाँ पे एग्जाम के लिए जरूरी है, यहाँ पे हमें भवन निर्माण करने का जो तरीके में जो चेंजेस हुए हैं ना, इस समय में जिस तरीके से भवन बनने लगे, भवन की बनवाई में, ठीक है, जो चेंजेस होने लगे हैं ना, तो वहाँ यहाँ बताया गया है। उसमें से आप जो जरूरी है वो आप इसको अंडरलाइन करिए एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपकी यहाँ पर है। जो इस समय में जो अनुप्रस्थ सॉरी आपके अभियांत्रिकी कौशल में हमने यह देखा है कि इस समय में जो भवन निर्माण जो बनने लगे हैं, वो आपके विशाल कक्ष बनाए जाने लगे थे, ठीक है, विशाल कक्ष यहाँ बनने लगे थे, ठीक है। और इसके बाद में जैसे 7वीं 10वीं आगे थोड़े से बढ़े, उस समय भवनों में और अधिक कमरे बनने लगे। अब जो मतलब एक घर बनने लगा, एक पूरा भवन विशाल घर बनने लगा, तो उसमें क्या कमरे भी बहुत ज्यादा अधिक होने लगे, ठीक है। उसमें दरवाजे भी अधिक होने लगे, खिड़कियां भी अधिक बनने लगी। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहित रखकर बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ जो जिस तरीके से बनाई जाती थी शैली, यहाँ कौन सी शैली थी? अनुप्रस्थ टोडा शैली थी, ठीक है।
तो इसी के अनुपम टोडा शैली के अनुसार मतलब इसी तरीके को अपनाकर इन्होंने आगे भी 13वीं शताब्दी में भी मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और श्रीधर को यानी कि बावली, ठीक है, बावली का निर्माण और भवनों का भी निर्माण करवाने लगे ये लोग। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका पीटी का क्वेश्चन आपका अनुप्रस्थ जो निर्माण है, यह शैली, यह कौन सी शैली है और किस तरीके से इसमें काम होता है, किस तरीके का इसका यूज होता है, कार्य होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। अनुप्रस्थ जो शैली है वास्तुकला की, वो क्या है, भवन निर्माण की एक तकनीक है, एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपका पीटी का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हम। यह देख लो आप, यह जो चित्र दो और चित्र में देखिए आप मेहराब, यह आपका हमारा क्या है, चित्र खा है, और ये बनाया हुआ रियल का है, ठीक है, उसकी इमेज यहाँ पर दी गई है। चलिए, और यहाँ जो चित्र है, यहाँ जो हमने अभी चित्र देखा, यह वाला, यह आपका दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, जो 12वीं शताब्दी में बनाई गई। यानी कि यहाँ पर भी कौन सी टेक्निक यूज हो गई है, अनुप्रस्थ टोडा, जो हमने अभी पढ़ी थी। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। ठीक है? यह आपकी योजना है और यह आपका मंदिर है। कौन सा मंदिर है यह आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा बनाया गया था 999 में। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है पीटी का क्वेश्चन। और यह क्यों बनाया गया था, शिव की स्तुति के लिए, यानी कि महादेव जो है उनकी स्तुति के लिए, उनकी पूजा पाठ के लिए यह मंदिर बनाया गया था और धनदेव द्वारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा। मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ठीक है, अब यह मंदिर हम देख लेते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है आपका कि जो ये आपका प्रवेश द्वार हो गया। योजना में, अब योजना में देख लो, या यहाँ देखो, यहाँ है ये सब क्या है, ये आपका प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका इतना पोर्शन में नित्र डांस वगैरह होते होंगे या लोग इकट्ठा होते होंगे, मंडप, इतने पोर्शन को क्या कहेंगे, मंडप कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो अंदर जो मेन जगह है, इसके शिखर के बिल्कुल नीचे ही क्या होता है, गर्भगृह होता है, जहाँ पर माता की भगवान की मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जाते हैं, सिर्फ गर्भगृह में कौन जाते हैं, वो आपके कौन होते हैं, सिर्फ पुरोहित होते हैं और राजा होते हैं एवं उनका परिवार होता है। ठीक है, वही सिर्फ गर्भगृह में जाते हैं और कोई नहीं जाते। ठीक है, और महामंडप में आपका क्या होता है, सभा भवन होता है और आपके यहाँ पर नृत्य होता है, डांस वगैरह होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका सवाल बहुत जरूरी है, यहाँ से सवाल बनते हैं। अब खजुराहो आपके यहाँ पे जनमानस को यहाँ पे जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, गर्भगृह में जनमानस यानी कि जो आम जनता थी, उनको जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यह मंदिर आपका तंजावुर का मंदिर है। यह आपका तंजावुर मंदिर का शिखर है। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा, जो इस समय जो मंदिर बने हैं ना 11वीं शताब्दी में, तो उस समय सबसे ऊंचा मंदिर यही था आपका, कौन सा, तंजावुर का मंदिर, यह सबसे ऊंचा मंदिर था। ठीक है, इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर का जो शिखर है, ये बहुत ही ऊंचा मंदिर है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पर इसका शिखर है। तो यह उस समय जब ये काम चल रहा था, तो यह कार्य इतना आसान नहीं था, बहुत ही ज्यादा कठिन था। क्यों, क्योंकि इस समय कोई क्रेन नहीं थी, मतलब कि जो क्रेन होती है जिसमें सामान, बड़े बड़े जो जब भवन वगैरह निर्माण होता है, तो क्रेन होती है, उसमें सामान, मिट्टी वगैरह, क्या क्या पत्थर वगैरह लेके जाते हैं ना, तो उस समय यह सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए यह कार्य उस समय के समय में बहुत कठिन था। ठीक है,
शीर्ष के शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। अब 90 टन का पत्थर ले जाना तो बहुत भारी होता है ना, तो वे व्यक्ति स्वयं तो उसको उठाकर नहीं ले जा पाएंगे, कोई भी नहीं ले जा पाएगा। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने क्या किया, मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। अब इस मंदिर के शीर्ष तक यहाँ तक तो बड़े बड़े पत्थर तो लेके जाना बहुत ही कठिन है ना, कोई भी व्यक्ति उसे स्वयं उठाकर तो नहीं ले जा पाएगा, है ना, बनवाने के लिए। यहाँ तक मंदिर में यहाँ तो जो पत्थरों का यूज होगा तो क्या लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए क्या किया, यहाँ पर यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार, ठीक है, सीढ़ीदार यहाँ पर रास्ता बनाया, ठीक है, जिस कारण से पत्थरों को ढकेल ढकेल के यहाँ तक ले जाया गया, ठीक है, रोल करके। देखो यहाँ पे बताया गया आपका चढ़ाईदार रास्ता बनाया है, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया, ठीक है। अब यहाँ तक ले जाया गया ऐसे रोल रोल करके। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। अब इस काम के लिए कितनी दूरी वाला रास्ता तैयार होता था, वह होता था पर 4 किलोमीटर, ठीक है, लंबा पथ, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। अब चढ़ाई खड़ी ना हो इसलिए बहुत दूर से ये लोग स्टार्ट करते थे कि चढ़ाई के आसानी से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। अब जब मंदिर जब पूर्ण हो जाता था तो उस जो रास्ता यूज होता था ना यहाँ तक चढ़ने के बाद, उसे गिरा देते थे ये लोग। चले लेकिन उस क्षेत्र के उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये आप देख लो, यहाँ भी बहुत जरूरी है, आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, निकल रहा है आपका, ध्यान रखो। ओके, चलो। और फिर यहाँ पे भी आप ये ध्यान रखो कि तंजावुर मंदिर में जो प्रॉब्लम हुई है, जो बनने में जितनी कठिनाई हुई है ना, तो वहाँ सब आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो को दोबारा चलाकर, ठीक है। ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह सब आप एक अच्छी तरीके से कहानी के तौर पर आप सुन लोगे, समझ लोगे ना, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि हाँ चलो तंजावुर में एक मंदिर बना तो बहुत कठिन मतलब कठिनाई से बना था। उसको बनाने के लिए लोग रास्ते बनाते थे चढ़ाईदार, बहुत ही दूर से बनाते थे, तभी वहां पत्थरों को ले जाया गया। तो इस तरह से आप अगर कहानी कहानी की तरह से याद रखोगे तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसी तरीके से याद हो जाएगी। देखिए क्लास कभी भी ना, हिस्ट्री या कोई भी चीज हो ना, तो उसको आ, रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको कहानी के तौर पे सुनोगे और आप उसको पढ़ते समय अगर आप उस चीज को अपने आप इसको मतलब अपने माइंड में आप उसको एक कल्पना बनाओगे, फोटो चित्र बनाओगे ना, तो आपको चीजें ना बहुत सुंदर से बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एक शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। 12वीं शताब्दी में चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, ध्यान रखो, 12वीं शताब्दी में शैलियों में पर, परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। वह परिवर्तन आपका होता है कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना जो होती है, यानी खिड़की और जो दरवाजे के ऊपर में जो डिजाइन होते हैं ना, उसमें चेंजेस हो गए हैं। अब उसके ऊपर कभी कभी बहार मेहराब पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह रूप कौन सा था, चापाकल। यहाँ भी आपका पीटी का निकल रहा है। तो आप यहाँ देखो कि 12वीं शताब्दी आते आते हमें दरवाजों और खिड़कियों में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसको पूरा का पूरा बाहर डाल दिया जा रहा है। और इस वास्तुकला की जो टेक्निक है, जो तरीका है, इसे हम कह रहे हैं चापाकार। आपका पीटी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। एवं आपका इसको डॉट कहते हैं बीच के भागे को, ठीक है। मेहराब का विशुद्ध रूप क्या है, ये आपका विशुद्ध रूप है। मेहराब का मध्य डॉट अधिरचना मेहराब का भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। अब सीमेंट का प्रयोग, चूना पत्थर का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगे थे। अब इस समय में जो 12वीं शताब्दी आ गई, 12वीं शताब्दी आ गई, तो मुगल सत्ता मतलब जो यहाँ पर सत्ता चल रही है मुगल की, तो इस समय में इस समय में जो यह भवन निर्माणों का जो कार्य है ना, तो बहुत तेजी आ गई, क्योंकि भाई
ये लोग अच्छी क्वालिटी के सीमेंट, चूना पत्थर ये सब अपने प्रयोग में लेने लगे। ठीक है, तो इन सत्ताओं में इनका भी काम बहुत तेजी से अच्छी तरीके से बढ़ने लगा और विशाल विशाल ढांचों का निर्माण बहुत ही तेजी से और सरलता से होता गया। ठीक है, तो यहाँ भी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि जो भवन निर्माण में जो तेजी आई थी वह आपका मुगल काल में भी देखने को हमें मिला। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमने देख लिया था। अच्छा, यह आप देख लो एक बार। मेहराब का, अलाई दरवाजे का मेहराब, यह जो है, यह जो हमने दरवाजा देख रहे हैं ना, यह तो यह आपका अलाई दरवाजे का मेहराब है। ठीक है, यह आपका 14वीं सदी में कोबत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में यह है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखो। यहाँ जो बॉक्स में लिखे रहते हैं ना, इससे भी सवाल बन जाते हैं, तो बॉक्स का भी चीज आप, बॉक्स की भी जो नोट दिए गए ना, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो, या आप जिसके पास बुक है उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। मस्जिदों और हौजों का निर्माण, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। रक्षण की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। ठीक है, जो मंदिरों का जो निर्माण, मस्जिद निर्माण, यह बहुत सुंदर तरीके से हो रहे हैं। और यह क्यों हो रहे हैं सुंदर तरीके से? क्योंकि ये उपासना के स्थल थे। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और वे लोग जो बना रहे थे, तो यह वहाँ क्या प्रदर्शन करना चाहते थे? जो राजा जो बनवाते थे, तो वे क्या दिखाना चाहते थे? वे अपने शक्ति दिखाते थे, धन वैभव दिखाते थे एवं भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि पीटी के क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है स्टेटमेंट के तौर पर। उदाहरण के लिए मंदिर हम ले रहे थे, एग्जाम्पल पे हमने कौन सा मंदिर ले लिया है? राज राजेश्वर का मंदिर ले लिया है। राजा राजदेव ने जो यह मंदिर का निर्माण किया था, तो उन्होंने राज राजेश्वरम, जो उनके भगवान थे, उनकी उपासना हेतु इन्होंने बनवाया था। ठीक है, राजा अपने देवता के नाम से काफी मिलते जुलते थे। उस समय ये लोग क्या करते थे? भगवानों के नाम पे भी अपना नाम रख लेते थे। उस समय में अधिकतर आप देखना, लोगों के नाम ना भगवान के नामों पे बहुत ज्यादा होता था एक समय में। बीच में आपके लड़कियों का भी सीता, लक्ष्मी, राधा, बहुत ज्यादा आपको मिलते थे, जानकी, इस तरह के नाम। और लड़कों में भी बहुत ज्यादा नाम मिलते थे उस समय में। मंगलकारी था इसलिए यह नाम रखा जाता था। एवं राजा अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। राजा अपने आप को क्या के रूप में दिखाना चाहते थे? ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे, इसलिए मंदिरों का निर्माण वे लोग करवाते थे। और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए जो राजा राजदेव जी जाते थे, वह राजेश्वरम का सम्मान करते थे वहां पे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप भी था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। अब मुसलमान जो सुल्तान थे, वे लोग, बादशाह जो थे, स्वयं को भगवान का अवतार वे लोग होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु जो फारसी दरबारी इतिहासों में जो फारसी लोग थे दरबार में उनके, मुसलमान सुल्तानों के, तो वे लोग क्या करते थे कि वे लोग ने इतिहासों में वर्णन किया है सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में। ठीक है, उन्होंने सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में वर्णन किया है। यहाँ से भी आपका पीटी बन सकता है क्वेश्चन। दिल्ली की एक मस्जिद का अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता पर
सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मिष्ठ व्यक्तियों का भी आश्रय प्रदान किया। इस समय के शासक थे वे लोग क्या कर रहे थे, जो धर्म गुरु थे, ठीक है, मुसलमानों के और बाकियों के, उनको आश्रय प्रदान करने लगे थे। एवं वे लोग अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी परिवर्तित करने का प्रयास करने लगे थे वे लोग। अब इन सब सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। अब यहाँ पर ये देखो कि जो सुल्तान सब थे, ठीक है, और भी जो उनके राजवंश के राजा ने भी सत्ता में आने के बाद में भी वे लोग ने जो धर्मनिष्ठ थे ना, जो धर्म गुरु यानी कि जो धर्म से संबंधित थे, जो धर्म का करते थे, प्रचार करते थे, उनके लिए उनके गुरु होते हैं पंडित जी, पुरोहित लोग, उनके मौलवी लोग, तो उस तरह के लोगों को वे लोग आश्रय देने लगे और अपनी अपनी राजधानियों में भी वे लोग इस तरह के कार्य को ज्यादा ही मतलब बढ़ावा देने लगे, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में पूरी तरह से परिवर्तन करने का प्रयास करने लगे। तो इस कारण से शासन को राज्य में बहुत ही ज्यादा ख्याति मिली। अब लोगों को यह चीज बहुत ज्यादा भाने लगा, अच्छी लगने लगी कि हाँ भाई, हमारे राजा, हमारे सुल्तान धर्म को लेकर चल रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं और उनके मौलवी लोग भी मान रहे हैं। तो ये भी चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि इस कारण से उनके शासन को बहुत ही ज्यादा ख्याति मिलने लगी। व्यापक समझ यह थी कि न्याय प्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की बहुत प्रशंसा की जाती थी। अब यहाँ पे जो राजा लोग थे, ये क्या करते थे, अपने भी जनता को जहाँ पर उनका मानना था कि राजा का राज ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बहुत खुशहाली हो, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, ठीक है। तो इसी तरह हौजों का और जलाशयों का निर्माण भी किया गया था बहुत ही ज्यादा। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। अब यहाँ जो लोग करते थे ना, यह सब किसके लिए करते थे भाई? सम्मान पाने के लिए करते थे, लोगों के लिए करते थे। पर अब जो लोगों के लिए करेंगे वे लोग, कोई भी सुल्तान अच्छा काम करेगा तो उनकी तो प्रशंसा होगी ही, ठीक है। अभी आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि दिल्ली के कोना में सुल्तान इल्तुतमिश ने आपका विशाल तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। इस वि- अ, इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। आपका यहाँ पर फिर से पीटी का एक क्वेश्चन निकल रहा है। हौज सुल्तानी का अर्थ क्या होता है? आपका राजा का तालाब कहा जाता है। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, या फिर पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। सामान्य लोगों के लिए बड़े बड़े छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। अब जो सामान्य लोग थे ना, जो उनके लिए भी ये लोग छोटे और बड़े तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, हौज अथवा गुरुद्वारे में एकत्रित होने की उपासना के स्थान होता है, वहां पे भी करवाते थे लोग, ठीक है। अब मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया था, यहाँ भी देख लेते। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। अब राजा लोग क्या करते थे? मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए वे लोग करते थे। अब ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया, तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब बार्डियन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर, ठीक है, ये आपके राजा श्री वल्लभ थे, आपके श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा प्रथम सेन, श्रीलंका के राजा कौन थे? राजा सेन प्रथम थे, इनको पराजित कर दिया। उसके विषय में पराजित किया एवं फिर इसके विषय में बौद्ध भिक्षुक थे, धमकी थी। उन्होंने यह लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। यह श्रीमर वल्लभ, ठीक है। यह आपका श्रीलंका के राजा सेन को हराकर उसके वहां की सारी बहुमूल्य चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति भी वहां ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं को भी वह ले गया। इन सभी को उसने जब्त कर लिया, ठीक है। सिंगली शासक के आत्मसम्मान को भी इससे जो आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अब ये जो राजा थे, आपका राजा सेन, इनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा, अब यहाँ तो बदला लेंगे, स्वाभाविक है बदला लेना। अगले ही सिंगली सेन, जो अगले श्रीलंका के जो नेक्स्ट जो राजा बनते हैं, आपके राजा द्वितीय सेन, द्वितीय,
तो उन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई थी। और इस पर किस शासक ने अ, युद्ध करने का आक्रमण करने का आदेश दिया था? श्रीलंका के सिंघली के शासक सेन द्वितीय ने किया। ठीक है। अब इसके बारे में इतिहासकार ने लिखा है, बौद्ध ने लिखा है कि अभियानों में बुद्ध के स्वर्ण की मूर्ति को ढूंढ निकालने का तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ पे युद्ध हुआ है, यहाँ पर युद्ध की बात बताई गई है। तो यह युद्ध आपके वापस लाने हेतु अभियान एवं अपने आत्मसम्मान के प्रति यहाँ पे युद्ध लड़ा गया, बदला लेने की भावना से, ठीक है, लड़ा गया यह युद्ध। तो यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, पांड्य राजा श्रीमद वल्लभ ने श्रीलंका के राजा के बीच में जो युद्ध हुआ है, तो यह युद्ध का जो कारण था वह क्या था? ठीक है। तो यहाँ भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, यूपीएससी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे कारण आप देख लो। ठीक है, कारण भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है। तो किस कारण हेतु यह युद्ध हुआ, मंदिरों को लूटा गया। इसी तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ में भी जब चोल राजा प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब राजा चोल जो थे, सॉरी, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इससे भर दिया था। अब इन्होंने जब शिव मंदिर में निर्माण करवाया था ना, तो उन्होंने उस वक्त में सारी जो बहुत ही उत्कृष्ट यानी कि बहुत उच्च कोटि की जो प्रतिमाएं थे, ठीक है, तो वह उन्होंने उन सबसे ली, जो जो राजा उनसे हारे, और उन सबसे उन्होंने अपना यहाँ से अपना अपने पूर्ति की, वह अपने वहां पर ले गए सब। अब 11वीं शताब्दी के आरंभ में हम देखते हैं कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने भी अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, एवं उसने पराजित शासकों से, यानी कि जो राजा उससे चोल राजा से राजेंद्र प्रथम से पराजित हो गए थे, ठीक है, तो उससे उसने उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। वहां से वह जितने भी उच्च उच्च कोटि की जो प्रतिमाएं बनी थी वे सब वे वहां अपने साथ ले गए। अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। अब यहाँ एक सूची बनाई गई है, कौन कौन सी चीजें यहाँ से ले गए थे वह। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका ले गए, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा से कलिंगों से प्राप्त भैरव, ठीक है, भैरवों की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालो से प्राप्त एक काली की मूर्ति, ये ले गए थे चालुक्यों से। यानी कि अभी यहाँ पे भी एक युद्ध हुआ है, यहाँ पे जो युद्ध हुआ है, ठीक है, तो चोल राजा प्रथम ने चालुक्य से इन सब चीजों की प्राप्ति की है। तो यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपस में जो युद्ध हुआ है, तो उसके जरिए यहाँ पे चालुक्यों से यह सब चीजें लेकर गए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका सवाल बन रहा है। आगे बढ़े। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम, अब यहाँ पे आप आगे देख लो। गजनी का जो सुल्तान था महमूद, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, जो राजेंद्र प्रथम के समकालीन कौन थे? गजनी। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं को मंदिर को अपवित्र किया। अब इस गजनी ने भारत में जितने भी जो पवित्र मंदिर थे, उस मंदिर को इस गजनी ने अपवित्र कर दिया। ठीक है, आके लूट लूट के उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। अब इसने क्या किया, गजनी के जितने भी हमारे मतलब भारत के जो मंदिर थे, तो उनमें घुसकर पहले तो उसने अपवित्र किया, एवं मंदिरों से धन और मूर्तियों को लूट किए अपने साथ ले गया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। अब जब यहाँ पे लूट रहा है ना, या तो यहाँ सिर्फ क्या है, लुटेरा है। ठीक है, तो यह इस समय सिर्फ एक लुटेरा है, या व्यक्ति कोई कहीं का शासक नहीं है। लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। अब इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो महमूद गजनी है ना, महमूद गजनी ने कौन सा पवित्र मंदिर लूटा? सोमनाथ, शिव जी का मंदिर इसने लूटा, बहुत ही बार लूटा। ठीक है, इस गजनी ने। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के
उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब मध्य युग में जो राजा लोग थे ना, तो वे लोग जो शासक लोगों से जो युद्ध करते थे, ठीक है, तो सफल होने पे वे लोग क्या करते थे, उनके उपासना स्थलों पे ज्यादातर आक्रमण करके उसको लूटते थे। ठीक है, ऐसे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में यह एक दूसरे से भिन्न थी? बाग, मकबरे तथा किले। अब यहाँ मुगलों की आधुनिक वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। हुमायूं अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो बाबर ने यहाँ पर अपनी आत्म बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक एक बाग की योजना बनाने के लिए एक रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग जो बनते थे, अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। यहाँ पे आपका सवाल है, औपचारिक बागों की योजनाओं और उसके उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये बाबर की आत्मकथा है। इसमें इसने क्या किया है, इस बाबर ने अपने चार बाग जो इसे पसंद था बाबर को, तो उसकी योजना का वर्णन इसमें किया है, इसे ऐसे ऐसे बनाना है। तो यहाँ भी आपका यहाँ से जो बनाने का जो तरीका है, किस तरीके से चार बाग आपकी बननी है, तो वह बहुत जरूरी है। यहाँ से और बनते हैं, बन सकते हैं। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है आपका, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। अब चार बाग क्यों कहलाते थे? क्योंकि चार समान हिस्सों में बटे होते थे, तो इसलिए ये चार बाग कहलाते थे। अब चार बाग बनाने की जो परंपरा थी, यह अकबर के समय से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बाबर तो योजना बना के यहाँ तो चल बसा। इसके बाद के पुत्र जो अकबर है, उसने ही यहाँ परंपरा यहाँ बनवाई चार बाग। ठीक है, इसके बाद में यहाँ इसको आपको कश्मीर में, आगरा और दिल्ली में भी बनाएगा और इसको बनवाने आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां ने भी अपना योगदान दिया। अकबर के यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट, ये भी आपका जरूरी है क्वेश्चन। अकबर के शासन काल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशिया पूर्व तैमूर के मकबरों से ली थी। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि अकबर के जो शासन काल जब चल रहा था ना, तो इसमें बहुत नई नई तरीकों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इस इन सबको बनवाने में जो इसके शिल्पकार थे, उन्होंने जो प्रेरणा ली थी ना वास्तुशिल्पियों ने, तो वह कहाँ से ली थी? एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। जो उसका मकबरा था ना तैमूर, जहाँ मर जाते हैं ये लोग, मकबरों में दफना देते हैं अपने लोगों को, तो वहां उन मकबरों से ली थी। ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुम्बद था, वो बहुत ऊंचा था। हुमायूं को जहाँ पे दफनाया गया था, वहाँ जो मकबरा है, वहाँ पे सबसे बड़ा केंद्रीय गुम्बद था जो बहुत ही ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार यानी कि पिस्तक मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बना। अब यहाँ पर आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहा है आपका। यहाँ से एक और सवाल बन गया, मेहराबदार का प्रवेश द्वार का मतलब, पिस्तक का मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट फिर एक और सवाल बन गया, पिस्तक का अर्थ क्या हुआ आपका? मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारवाक के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविषित की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। अब फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक और लाइन आ गया। अब 8 स्वर्गों का मतलब क्या हुआ?
एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा होता था। ठीक है, यहाँ भी आपका पीटी सवाल यहाँ से भी निकल रहा है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। साइड का भी एक बार पढ़ते हुए चलते हैं क्या लिखा हुआ है। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी ध्यान दे। यहाँ पर देख लो, इस तरीके से चारबाग के एक खाका बनाया है बाबर ने। तो कैसे एक दूसरे को चारबाग काट रहे हैं। ठीक है, ये आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। तो शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। अब एक चीज यहाँ पे देख लो कि सबसे ज्यादा जो स्थापत्य जो बनते हैं वह कहाँ बनते हैं, आपके शाहजहां के शासनकाल में बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों दीवाने खास बनाए गए। और क्या बनाए गए, दीवाने आम। तो यह किन्होंने बनवाया था, आपका शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। दीवाने खास और दीवाने आम क्या चीज है, यह आपका सार्वजनिक और व्यक्तिगत कक्ष है। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लो। योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो आपका ये जो चिहिल सुतुन है, ये आपका चिहिल सुतुन क्या है, ये आपका खंभों पे खड़ा सभा भवन है। ठीक है, यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ये छोटे छोटे जो वर्ड है ना, इसकी मीनिंग पूछ लेते हैं कई बार। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। ठीक है, अब जब शाहजहां का जो सभा भवन था जहाँ पर ये इकट्ठा होते थे लोग सभा करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो वे किस रूप में बनाए जाते थे, किसके समान बनाए जाते थे, मस्जिद के समान बनाए जाते थे। एवं उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था, ठीक है, शाहजहां का सिंहासन जहाँ पर वो बैठता था शाहजहां, ठीक है, जिस मंच पर रखा जाता था उसे परे क्या कहते थे, प्रायः किबला कहते थे। किबला का अर्थ क्या होता है, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा होती है। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। अब जब दरबार चलता था शाहजहां के समय में, तो प्रत्येक व्यक्ति जितने भी सभा में उसके बैठते थे, तो वो किस ओर मुंह करते थे, जहाँ पे वे लोग नमाज करते हैं ये मुसलमान, उसकी दिशा में मुंह करके बैठते थे। ठीक है, इस वास्तुकला अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ से फिर से बहुत प्यारा सवाल यहाँ से निकल जाएगा आपका, कि किसके शासनकाल में जो सभा भवन होती थी वह आपकी किबला की ओर होती थी, या आपके मतलब अपने आस्था अपने भगवान के प्रति, मतलब भगवान को भी धर्म को लेकर ज्यादा मतलब चलना, या कहेंगे कि सीधे सीधे अगर पूछ लिया जाए ना, तो किबला की ओर बैठ के दरबार चलाते थे वे लोग। तो ये क्या होगा, अपने धर्म को अपने भगवान की ओर मुख देख कर सारे डिसीजन सारे फैसले लिया जाता था। तो यह क्या होगा आपका, यह होगा शाहजहां के समय में होगा। ठीक है, और आपका इस समय में क्यों होता था, क्योंकि इसका यह किसकी ओर इशारा करते थे, कि राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि उसके राजा ईश्वर के ही एक अ, प्रतिनिधि करने आए हैं इस पृथ्वी पर। यहाँ से आपका सवाल अच्छी तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीज आप ध्यान रखो इसको। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराव काम की एक श्रृंखला बनाई गई। अब फिर देखो, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन निकल रहा है, पितरादुरा क्या है, आपके यहाँ जराव काम की एक श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ से आपको पीटी का क्वेश्चन फिर से निकल गया, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्थियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्थियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन के निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। अब यहाँ पे शाहजहां की एक अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है
कि शाहजहाँ के जो सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण है ना, वो इस कारण से बनाया गया था कि लोगों को यह संदेश जाए, लोगों में यह संदेश जाए कि जो राजा है शाहजहाँ जो है, उसके लिए सभी लोग एक बराबर है। कोई गरीब, कोई ऊंच नीच लोग, मतलब ऊंच नीच की भावना शाहजहाँ के दरबार में नहीं है किसी के लिए भी। सबके लिए वह एक ही न्याय प्रिय था, मतलब वह सबके लिए सही न्याय करता था, ठीक है। वह न्याय करते समय किसी को भी छोटा बड़ा या अपना पराया इस तरह की भावना वह नहीं रखता था, सबके लिए एक बराबर नियम। शासन के विरुद्ध आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। जब शाहजहां शासन कर रहा था, तो आरंभिक समय जब था उसका, तो उस समय उसने कौन सी राजधानी बनाई थी अपनी? आगरा। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। अब इस समय में जब शाहजहां वहां पर अपनी राजनीति यानी कि शासन चला रहा है, तो इस समय में विशिष्ट वर्गों ने, यानी कि जो उसके ही अपने लोग होंगे, शाहजहां के जो उच्च उच्च पद पर या उसके खास लोग होंगे, तो उन्होंने ही सिर्फ यमुना नदी के तटों पर अपने अपने घरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब इनका निर्माण चारवाक की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। अब इसके जो विशिष्ट वर्गों ने जितने भी घरों का निर्माण करवाया था शाहजहां के शासन काल में आरंभिक समय में, तो चारबाग की शैली पे ही इन्होंने घर बनवाया था अपने अपने। अब चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। जो अन्य बाग थे उनको इतिहासकार क्या कहते थे? नदी तट। चारबाग की योजना अलग है और नदी तट बाग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, आप एक चीज नहीं है। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, ठीक है। अब नदी तट के जो है इस तरह के बाग में निवास स्थान कहाँ होते थे? चारबाग में हमने बीच में देखा था ना, किंतु ये बीच में नहीं होते थे नदी तट, यहाँ क्या होते थे? तटों के बिल्कुल पास में होते थे। तट के बिल्कुल क्या होते थे? पास में होते थे, ठीक है। तो यहाँ भी आपका डिफरेंस है दोनों में, चारबाग में और नदी के तट के बाग में, ठीक है। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। अब शाहजहां ने वास्तुकलात्मक उपलब्धि जो ताजमहल जो बनाई है, ताजमहल जो बनवाया है, जहाँ पर इनकी पत्नी है मुमताज, उनकी कब्र है वहां पर, तो वह किस योजना के तहत बनवाई है? नदी तटबाग की योजना पर अपनाई है। यह चारबाग की उस पे नहीं मतलब कि वो किया हुआ है, नदी तट की बाकी योजना अपनाई है इन्होंने ताजमहल बनवाते समय, ठीक है। नक्शे में लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत बार अगर चारबाग लिख दे तो गलत हो जाएगा ना। नदी तट बाग और चारबाग की योजना में थोड़ा बहुत तो अंतर। सफेद संगमरमर का सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजात की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। दिल्ली में शहजनाबाद में उसने जो नया नहर निर्मित करवाया था, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। उसका जो शाही महल था वह कहाँ पे स्थित था? नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी 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 तक पहुंच मिली थी। दारा शिकोह को वहां पे पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। जो अन्य लोग थे उनको कहाँ करवाना पड़ता था? यमुना नदी से दूर। क्षेत्रवाद साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशिलाओं पर बीजापुर और गोलगंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का भी प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से भी बहुत मिलती जुलती थी। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज बताई गई है यहाँ पे कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं ना, उसमें बढ़ोतरी हुई है। एवं इसी समय में बहुत ही ज्यादा विचारों का भी प्राप्त आदान प्रदान हुआ है। एक क्षेत्र की परंपरा यानी कि इस क्षेत्र में जो परंपरा या जिस जिस शैली से जो चीज बनवाई जाती थी ना, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र में भी
दूर जाकर वहां पे भी पड़ता है, उनके वहां पे भी उस तरह की चीजें यहाँ की चीजों को देख कर बनाई जाती थी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया है आपका, जैसे कि विजयनगर के जो राजाओं में गढ़शिलाओं, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी जो बनाई गई, उसमें यह प्रभाव देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सल्तनतों की जो वास्तुकला में जो यूज है वह विजयनगर में देखा गया, शिलाओं बीजापुर और गोलकुंडा की गत शिलाओं पर। एवं जो मथुरा के निकट संबंधी वृंदावन में मंदिर जो बने हैं, उसमें आपके शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। अब फतेहपुर सिकरी में जो निर्माण हुआ है महलों में, उस तरह की जो डिजाइन वगैरह जो वास्तुकला है वह आपको वृंदावन के मंदिरों में देखने को मिलेगी, मथुरा में। ठीक है, यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इस कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के संश्लेषण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अब मुगलों को भी एक चीज क्या पसंद आई थी, बंगला गुंबद। ठीक है, आपका जो छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का जो निर्माण हुआ था, मुगलों को बहुत पसंद आया। तो इसे ये लोगों ने क्या किया, अपनी भी वास्तुकला कला में इसका उपयोग करने लगे। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में भी कई इमारतों पर गुजरात पर मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखा। अब अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में जो इमारतें जो बनी हैं, उस पर गुजरात और मालवा में जिस तरह की शैलियों का उपयोग हुआ है, उनके भवन, वहां के स्थापत्य का, तो उन सबका प्रभाव अकबर की इमारतों पर भी देखने को मिलता है। यानी कि एक्सचेंज हुआ ना, एक का भाई मुझे यहाँ डिजाइन अच्छी लगी तो मैंने अपने अपने भवन में यूज कर ली, इस तरह के। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, यह जो वृंदावन है, 16 नंबर चित्र है आपका, यह आपका 16 नंबर चित्र यहाँ है। यह आपका वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है इसका, इसी का चित्र दिखाया गया। इस मंदिर में निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बॉक्स में है, फिर भी यहाँ जरूरी, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। और इसमें यूज किया हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। मेहराब पे भी यहाँ बनाएंगे, देखो यहाँ इसमें मेहराबों का यूज हुआ है ना, तुमने पढ़ा था ना आज, शैलियों का मतलब प्रभाव पड़ा एक दूसरे पर। आगे बढ़े। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रम में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही है। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए हैं, यह शैली अपनाई है। अब 18वीं शताब्दी आते आते मुगल पतन की ओर जाने लगे थे, किंतु जो बनाए गए थे उनके द्वारा वास्तुकला यानी कि भवन या जो भी चीजें बनाई गई थी उनके द्वारा, तो वहाँ अन्य शासकों ने भी अपनाए थे। ठीक है, यह यह ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। अब जो यहाँ जो ये बनाए गए ना, यह कहाँ से प्रभावित है, फतेहपुर सिकरी की इस तरह का जो जोधाबाई महल में यूज हो रहा है, इस खम्बा, तो यह गुजरात से प्रभावित है। गुजरात में इस तरह की शैली, इस तरह के भवन बनते होंगे, तो उसी से प्रभावित होकर अकबर ने यहाँ अपने फतेहपुर सिकरी में बनवाया है, जोधाबाई के महल में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं क्या है? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्य को चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुष्टे, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटर चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। अब ये आपका चित्र देख लो, ये आपका एक चित्र है, पहले आप इसको समझ लो, ये आपका कहाँ का चित्र है? फ्रांस का एक चर्च का चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, अब इसको चीज समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन के एग्जाम के हिसाब से कि गोथी आपकी क्या है, यह आपकी चर्च निर्माण का एक शैली है। ठीक है, और यह किस तरह की होती है? यह नुकीली, ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच होते हैं, जिन पर बाइबल में जो मतलब कि उनका जो क्रिश्चियनों का जो बाइबल है, उनका पवित्र जो पुस्तक है, जिनकी जिसमें जीसस के बारे में लिखा गया, तो उसमें जो जो चित्र दर्शाए गए हैं ना, वो सारे चित्र इसमें भी दर्शाए दर्शाए जाते हैं। ठीक है, एवं उठते हुए पुछते हैं, यहाँ पर यूज किया गया है। ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज, यह सब इसके तरीके हैं। ठीक है,
तो यह भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पर। और आप बताएं, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई? ठीक है, मेरे साथ पढ़ के आपको अच्छा लगा? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज हमने अंडरलाइन कर ली है, जो हमें जरूरत है। ठीक है, समझने के लिए हम रीडिंग करते गए हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कहीं भी कुछ कमी लग रही है समझने में या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें कि मैम आप हमें समझाएंगे, या आप हमें बोर्ड में लिखकर भी हमें एक बार क्लियर करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, हम कल की क्लास में मिलते हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। क्लास बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में मेरे संग पढ़ना अच्छा लग रहा है और आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसे लाइक तो जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और आप मुझे कमेंट भी कीजिए। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं।